तो आज वैसे तो 6 सितंबर है, लेकिन हम लोग 5 और 6 दोनों दिन का कवर करेंगे करंट के। देखो, पहली न्यूज़ तो है जो बंगाल के बाईपोल्स के बारे में आई है, कल की न्यूज़पेपर में थी द हिंदू में, कि बंगाल में बाईपोल इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने घोषणा कर दी है वहां पे। अब बाईपोल इलेक्शन की बात करें तो उपचुनाव एक तरीके से, कि जहां के लेजिस्लेचर में जो चुना गया है बंदा, जहां से वो बंदा अगर इस्तीफा दे देता है तो वहां पे बाईपोल इलेक्शन होते हैं। और हम लोगों ने देखा है कि ममता बनर्जी अब चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी का ही एक जो विधायक है उसने वहां पे इस्तीफा दिया है ममता बनर्जी के लिए। अब हम लोगों ने ये भी देखा था कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने चुनाव नहीं लड़ा था, फिर भी वो सीएम बन गए थे। अब क्या है ना, जो विधान परिषद होती है वो महाराष्ट्र में है, इस वजह से उद्धव ठाकरे नॉमिनेट होके आ गए थे। लेकिन विधान परिषद बंगाल में नहीं है। बंगाल में इलेक्ट होना ही एकमात्र रास्ता है, वरना तुम 6 महीने से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं रह पाओगे। तो ममता बनर्जी की एक टीएमसी के विधायक ने ही वहां पे इस्तीफा दे दिया है, तो अब ममता बनर्जी वहां से चुनाव लड़ेंगी। और अगर बात करें उपचुनाव की वगैरह की, तो हम लोग पढ़ते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1955 के अंतर्गत आता है। इसका सेक्शन 33 सब क्लॉज 7 है कि कोई भी आदमी पहली बात तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकता है। तुम कहीं पे भी पैदा होकर कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हो। तुम एक बार में दो जगह से भी चुनाव लड़ सकते हो। बाय द वे, हाँ, एक बार में दो जगह से चुनाव लड़ने का क्लॉज 1996 के पहले नहीं था। 1996 के बाद से एक बार में दो जगह से चुनाव लड़ने का क्लॉज आ गया था। हम लोगों ने देखा था, मोदी जी ने दो जगह से लड़ा था, राहुल गांधी ने भी दो जगह से लड़ा था, एक जगह हार गए थे। तो ओवरऑल में ये पूरा क्लॉज जो उपचुनाव का भी हम लोग देखते हैं बाईपोल्स का, वो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 33 और सब क्लॉज 7 के अंतर्गत है। तो दैट्स ऑल, ये पूरी इस न्यूज में था। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो वो आई कर्नाटक को लेकर, कि कर्नाटक में भी जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है उसको बैन कर दिया गया है। बाय द वे, उन लोगों ने वहां पे लॉटरी वगैरह को बैन नहीं किया है, केवल ऑनलाइन गैम्बलिंग को। अब बात क्या है ना, जब हम ऑनलाइन गैम्बलिंग की बात करते हैं, तो गैम्बलिंग पहली बात तो सब्जेक्ट होता है स्टेट का, तो स्टेट उस पर कानून बनाती है। तो इसलिए हर राज्य, कोई राज्य बैन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। और गैम्बलिंग का मेन मतलब ही होता है कि तुमने एक्सीडेंटली कोई चीज जीती है या बाई चांस कोई चीज जीती है, तो उसको हम लोग गैम्बलिंग में रखते हैं। अब वहीं आ जाती है बीच में ये फैंटेसी स्पोर्ट लीग, ये हम देखते हैं ड्रीम 11 जैसी। इन लोगों का कहना ये है कि नहीं, ये पूरी तरीके से गैम्बलिंग नहीं है, इसमें स्किल्स भी हैं। अब इनका फैसला कौन लेगा? तो इसके लिए इस समय सुप्रीम कोर्ट में केस जा चुका है, और बाई फार माना ये जा रहा है कि इस साल के एंड तक सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आ जाएगा कि ये फैंटेसी लीग होती हैं, ये गैम्बलिंग होती है कि नहीं होती है। और अगर हम बात करें ना, कुछ राज्यों में इतनी ज्यादा भूमिका निभाती है ना गैम्बलिंग, कि वहां अगर गैम्बलिंग बैन की गई तो उन राज्यों के टोटल रेवेन्यू तक पे धक्का लगेगा। जैसे कि हम गोवा की बात कर लें, तो गोवा में 100 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू केवल और केवल कैसीनो के जो मालिक होते हैं वही लोग देते हैं। तो एक बहुत बड़ा चंक है वहां पे जो इसी से कमा रहा है, इसी से खा रहा है, और सरकार को भी टैक्स भर रहा है। तो इसीलिए हर जगह बैन भी नहीं की जा सकती सेंट्रली बैन, और सेंटर तो इस पर कोई निर्णय ले ही नहीं सकती पहली बात तो, जब तक राज्यसभा परमिशन ना दे। क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि राज्य सूची के विषयों पे केंद्र सरकार केवल तभी नियम बना सकती है जब राज्यसभा परमिशन दे दे। तो और पहली बात तो गैम्बलिंग एक ऐसी चीज है जो बाय राज्य ही होनी चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ राज्यों में इससे बहुत ज्यादा फायदा है और कुछ राज्यों में दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत ज्यादा नुकसान है। जैसे बिहार, बिहार में कहा जाता है कि केवल गैम्बलिंग से हर साल तकरीबन तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। और गोवा जैसे राज्य है, वो टोटल जीडीपी में तकरीबन तकरीबन 20 से 22% उनका निभाती है रोल गैम्बलिंग ही। तो कुछ राज्यों में फायदा है, कुछ राज्यों में नुकसान है। तो इसको भाई राज्य ही रहने देना चाहिए और राज्य को ही इनका निर्णय लेना चाहिए। तो कर्नाटक ने हाल में बंद कर दिया इसको। नेक्स्ट न्यूज एक आई है इंस्पायर्स एट 1 को लेकर। देखो हम बताएं, इंस्पायर प्रोग्राम था जो 2008 में शुरू किया गया था मनमोहन सरकार के द्वारा। इसमें ये कहा गया था कि जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को इंस्पायर करेंगे, उन लोगों की जैसे जिनको स्पेस में जाने का, स्पेस में सैटेलाइट्स भेजने का, इन सब में बहुत ज्यादा मन है, या
जिन लोगों ने उसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ रखा है वो बच्चे खुद को आके इंस्पायर्स प्रोग्राम के तहत खुद को प्रूव कर सकते हैं, और सरकार उन्हें रिसर्च के लिए मदद करेगी और फेलोशिप वगैरह देगी। तो अभी हाल में इंस्पायर्स प्रोग्राम के 3 बच्चों के द्वारा एक सैटेलाइट बनाई गई है, जिस सैटेलाइट का नाम है इंस्पायर्स एट 1। और अभी जो हमारा पीएसएलवी का नेक्स्ट मिशन जाने वाला है 2 महीने बाद, उसमें इंस्पायर्स एट 1 सैटेलाइट को भेजा जाएगा। बाय द वे 2 महीने बाद पीएसएलवी को मिशन जाने वाला है, उसका अभी तक नाम नहीं रखा गया है, तो हम लोगों को पता नहीं क्या जाने वाला है। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बच्चे हैं, उनके द्वारा इंस्पायर्स एट 1 सैटेलाइट बनाई गई है, जो 2 महीने बाद लॉन्च की जाएगी पीएसएलवी के द्वारा। That's all। एक नेक्स्ट न्यूज आई है करावी ऑटोनॉमस काउंसिल को लेकर। देखो हम जानते हैं ना, असम में एक छोटा सा ग्रुप है जिस ग्रुप को अपन लोग कहते हैं करावी ग्रुप। करावी ग्रुप क्या ना, बहुत दिनों से वहां पे मांग कर रहा है कि हम लोगों को ऑटोनॉमस काउंसिल दी जाए। मतलब हम लोगों को हमारे लैंग्वेज, हमारी कल्चर, हमको प्रिजर्व, हमारे लैंग्वेज कल्चर को प्रिजर्व किया जाए, हमें रिजर्वेशन दिया जाए, हमें एडमिनिस्ट्रेटर में इंक्लूसिव रोल्स दिए जाएं जो हम लोगों को अभी तक वहां पे नहीं मिले हैं। क्योंकि असम के हम लोग देखते हैं, ईस्टर्न असम में कराबी ग्रुप एक एरिया में बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उनकी है ईस्टर्न असम में। तो उन लोगों का बहुत दिन से कहना था कि हमें ऑटोनॉमस काउंसिल मिलनी चाहिए, और हाल में केंद्र राज्य सरकार ने मिलकर ये फैसला लिया है कि कराबी को ऑटोनॉमस काउंसिल दे दी जाएगी। उनको अपनी लैंग्वेज, और उस काउंसिल का काम क्या होगा, उस काउंसिल को 1000 करोड़ का बजट दिया जाएगा। और वो 1000 करोड़ के बजट से क्या करेगी, पहले तो वहां की उन लोगों की जो कराबी लैंग्वेज है उसको प्रिजर्व करेगी, कराबी कल्चर को प्रिजर्व करेगी, और जितने भी कराबी ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं उन लोगों को रिजर्वेशन भी दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो एक अगली नेक्स्ट न्यूज आई है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को लेके, कि हम लोग देखते हैं ना कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो इंश्योरेंस करती है वो है कंपनी एलआईसी अपनी। उसके बाद में इंडिया में सेकंड सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। उसके नए चेयरमैन और एमडी बनाए दिए गए हैं अभी। एसएल तिरुपति है, उनको नए नए चेयरमैन और एमडी बना दिया गया है। तो बस दैट्स ऑल, यही अपने थोड़ा एग्जाम के लिए जानना जरूरी है। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, वो आई है आज के द हिंदू में, कि नीफा वायरस का ओवरऑल में कहा जाए तो चौथा या 5वां केस है जो इंडिया में निकल के आया है। लेकिन पिछले 3 साल से नीफा वायरस का कोई भी केस नहीं आया था, और हाल में नीफा वायरस का एक केस आया है जिसमें एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई है। अब नीफा वायरस की थोड़ी बात करें तो नीफा वायरस सबसे पहले मलेशिया, सिंगापुर उस एरिया में देखा गया था 1998 में। साउथ ईस्ट एशिया से ही अब हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ कहाँ से आया, हमारे यहाँ भी साउथ ईस्ट एशिया से ही आया है नीफा वायरस। और नीफा वायरस की सबसे ज्यादा बुरी बात पता क्या है, कि जितने भी लोगों को नीफा वायरस होता है उनमें 40% लोग मर जाते हैं। तो इसलिए इसको बहुत डेडलीस्ट माना जाता है, पहली बात तो। और हमारे हार में कोझिकोड जो केरल में है उसमें एक 12 साल का बच्चा भी मर गया है अभी कल। और नीफा वायरस की बात करें तो ये फ्रूट बैट, जिनको हम लोग बोलते हैं ना पेट्रोस्पस बैट, पेट्रोस्पस मतलब उनको साइंटिफिक नेम है, तो उनको नॉर्मल लैंग्वेज में अपन लोग फ्रूट बैट बोलते हैं। तो फ्रूट बैट से ही ये वायरस आता है इंसानों में। और देखो हम पता ना, बैटों की इम्यूनिटी होती है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा होती है। तो इस वजह से बैट बहुत सारे वायरस और ये सब चीजें अपने अंदर रखते हैं, और इस वजह से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी नई नई बीमारियां, बहुत सारी चीजें बैट से फैलती हैं। बाय द वे एक चीज और है कि इसका मतलब ये नहीं है कि बैट्स को खत्म कर दो, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि किसी भी इकोलॉजी या एनवायरनमेंट से किसी भी एक स्पीशीज को खत्म करने का मतलब ये होता है कि पूरे बायोडाइवर्सिटी को हिला देना। तो वो भी चीज नहीं होनी चाहिए कि तुम बैट्स को मार डालो। लेकिन ओवरऑल में नीफा वायरस के लिए बस यही था जो न्यूज में था। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो आइए लद्दाख की तरफ से। ये लद्दाख अपने यहाँ जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, मतलब उसका पूरा नाम रखा है पीआरसी, पर्सनल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ये लद्दाख के जो डोमिसियल लोग हैं उन लोगों को देगा वो। अब पीआरसी क्या होगा ना, हम लोगों ने देख लिया कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जब से यूटी बनाया गया है तब से इंडिया का कोई भी आदमी वहां पे जाके जमीन ले सकता है और रह सकता है। लेकिन जिन लोगों के पास में पीआरसी होगा, पीआरसी डॉक्यूमेंट्स मतलब जो पहले से वहां के डोमिशियल होंगे, तो उनको वहां की सरकारी नौकरियों में, सरकारी जॉब्स में प्राथमिकता दी जाएगी। उन लोगों को सरकारी जॉब्स में प्राथमिकता दी जाएगी। पहले उन लोगों की लिस्ट उठा की जाए करेगी,
और कुछ स्पेसिफिक जॉब्स भी निकलेंगी जो केवल पीआरसी लोगों के लिए होंगी। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है ना, बाहर से जो लोग आके लद्दाख या जम्मू कश्मीर में इस समय बस बस रहे हैं, ज्यादातर लोग वो पहले से प्रिविलेज है, वो लोग अपने सेकंड घर के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अपने घर ले रहे हैं। तो उन लोगों को जॉब्स की जरूरत नहीं है, जॉब्स की जरूरत उनको है जो लद्दाख में पहले से उनके पास में जॉब्स नहीं है, वहां गरीबी है, टूरिज्म सेक्टर काफी दिनों से बंद चल रहा है, बहुत अभी खुला भी है तो बहुत कम खुला है पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए तो पीआरसी कार्ड्स बनाए जा रहे हैं लद्दाख गवर्नमेंट के द्वारा, जो वहां पे रहने वाले रेसिडेंशियल लोगों के लिए जो डोमिसियल्स है पहले से वहां के, उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देगा इन कंपेयर टू अदर्स। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि जो नोएडा के डीएम है गौतम बुद्ध नगर से, उन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता है पैरा ओलंपिक में, जिनका नाम है सुदास। तो बस ये छोटी सी न्यूज थी जो अपन को जानना जरूरी थी। और अभी हम लोग वैसे आगे पैरा ओलंपिक का पूरा डिस्कस करेंगे इसमें। एक नेक्स्ट न्यूज है नेशनल टीचर्स डे को लेके, कि 44 टीचर्स को प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिया गया राज्य भवन में। तो नेशनल टीचर्स डे पर 44 टीचर्स को अवार्ड दिया गया, दैट्स ऑल। केवल वो अंक याद रखने हैं कि हाँ टोटल 44 टीचर्स को दिए गए, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में डायरेक्ट। और एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो आइए अपने एग्रीमेंट को लेकर। देखो हम लोगों ने देखा था कि अमेरिका के साथ में हमारा लीमोए जो है एग्रीमेंट है, LEMOA। LEMOA का मतलब है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट क्या होता है ना, हम किसी भी देश में जाते हैं, हमारे शिप्स वहां पे जाते हैं, वहां पे अपने अपने प्रोग्राम चलाते हैं, हमारे नेवी शिप्स गए, हमारे एयर हेलीकॉप्टर्स गए, हमारे विमान गए, तो बहुत सारे लॉजिस्टिक्स ऐसे होते हैं, मान लो पेट्रोल हो गया या थोड़ी देर के लिए रुकना है कहीं पे, वो सब चीजें हो गई, तो उनके बंदरगाह हुए, उनके एयरपोर्ट हुए। तो हम अगर उस देश के पास से गुजर रहे हैं, तो अगर हमारा मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है उन देशों के साथ में, तो हम वहां पे रुक सकते हैं, उनके एयर बेसिस का, उनके पोर्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बदले में वो लोग जो फ्यूल वगैरह है ये सब चीजें भी हमें तुरंत के तुरंत उपलब्ध करवाएंगे हमारे जो वहां पे प्रोग्राम चल रहा है उनके लिए। तो LEMOA एग्रीमेंट हम देखते हैं हमारा अभी अमेरिका के साथ में है, यूके के साथ में होने की बात चल रही है, और भी अपन देखते हैं किसी फ्रांस के साथ में, जापान के साथ में अपना। अभी हाल में रशिया के साथ में हम लोगों ने फिक्स कर लिया है कि रशिया के साथ में भी होने वाला है। बस रशिया के साथ में जो LEMOA होने वाला है उसका नाम अलग है, उसका नाम है REMOA। लॉजिस्टिक्स की जगह वहां पे रशिया लग गया है, रशिया एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। दैट्स ऑल। तो भाई ये छोटी न्यूज थी, हमें बस जानना जरूरी था कि ये एग्रीमेंट किस लिए होता है, क्या होता है, और अभी आगे किसके साथ होने वाला है। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो भाई है UAE के लिए, कि UAE ने जो उनके फॉरेन रेसिडेंशियल लोग होते हैं, जो फॉरेन के रेसिडेंट्स होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं 50% जो UAE की पॉपुलेशन है उसमें तो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भरे हुए हैं। तो UAE के जो फॉरेन रेसिडेंट्स हैं उनके लिए जो UAE अपना ग्रीन वीजा बनाता है उसको और ज्यादा लिबरेट करने की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जैसे UAE क्या करता था ना, कि ये फिक्स टाइम दिया तुमको, इतना टाइम 1 साल हो गया, अगर तुमने तब तक अपना वीजा रिन्यू नहीं करवाया तो देश से निकलो। अब UAE 1 साल के बाद भी तुम्हें कुछ समय दे दिया करेगा, 1 महीने 1.5 महीने, जितना भी वहां की एम्बेसी दे, डिपेंड। तो 1-1.5 महीने तुम्हें टाइम दे दिया करेगा, तुम चाहो तो अगली जॉब ढूंढ सकते हो, कुछ दिन रह सकते हो वहां पे। कि ऐसा हार्श जैसे रूल्स थे ना, कि डेट खत्म हुए और तुम्हें तुरंत ही अगले दिन, जैसे आज खत्म हुए, 1-2 दिन में पता पड़ा वहां के पुलिस वाले आके तुम्हें पकड़ लेते थे, तो तुम्हारी एम्बेसी से तुम्हें घर भिजवा देते थे। तो इतना हार्श नहीं किया जाएगा चीजों को। अगर तुम्हारा वीजा खत्म भी हो जाता है तो तुम्हें, अगर तुम 15-20 दिन ऊपर रुक भी गई UAE में, तो तुम्हें वो कुछ कहेंगे नहीं। बस तुम्हें हाँ नोटिस वगैरह तो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 1-1.5 महीने एक्स्ट्रा अगर तुम केवल जॉब ढूंढने के लिए मांग रहे हो तो तुम्हें दिए जा सकेंगे। बस दैट। तो नेक्स्ट न्यूज है जो पैरालंपिक को लेके आई है, कि जो जापान में अभी पैरालंपिक खत्म हुए हैं उनमें इंडिया ने टोटल 19 मेडल जीते हैं। हम देखते हैं कि इंडिया ने 1962 में पहली बार भाग लिया था पैरालंपिक में, और 72 में हम लोगों ने स्विमिंग में पहला मेडल जीता था। अब अगर बात करें ओलंपिक की, तो हम लोगों के जब
ओलंपिक स्टार्ट हुए थे तो उसके ध्वजवाहक जो थे वो हम लोगों ने देखा था टेकचंद थे, और अभी जब खत्म हुए हैं तो हमारे ध्वजवाहक वाहक के रूप में अवनी थी, अवनी जो जिन्होंने एक ब्रॉन्ज 50 मीटर राइफल में और एक गोल्ड हमें दिलाया है 10 मीटर में। बाय द वे इस वाले ओलंपिक में इंडिया ने टोटल 19 मेडल जीते हैं, और पहले जितने भी ओलंपिक हुए उन सब का भी टोटल लगा लिया जाए तो इंडिया ने टोटल 16 मेडल जीते थे। तो ओवरऑल ओलंपिक से भी अच्छी हम लोगों की परफॉर्मेंस रही है इस बार। अब अगर बात करें ना टोटल कितनी कंट्रीज थी, तो 62 कंट्रीज थी जिन्होंने भाग लिया था। और बाय द वे 62 में 2 ऐसी भी थी, पहली बात तो आरओसी थी, रशिया की जो कमेटी है वो कमेटी थी क्योंकि उसने कंट्री के रूप में भाग नहीं लिया था। और दूसरी एक रेफ्यूजी की जो ऑफिसेस नहीं होते कि हाँ रेफ्यूजीज ने सारे अलग अलग देशों के जो रेफ्यूजी हैं उन लोगों ने भाग लिया था, तो एक रेफ्यूजी का कोरम अलग था। तो ऐसे 2 तो वो थे और 60 अलग कंट्रीज थी, तो टोटल 16 कंट्रीज की अलग अलग टीम्स थी, 62 कंट्रीज की, सॉरी। और अब बात की जाए अगले पैरा ओलंपिक पेरिस में ही होंगे जहां पे ओलंपिक होने वाले हैं हम लोगों के। और 162 ऐसे अलग अलग देश हैं जो उसमें भाग लेने वाले हैं, उसमें और ज्यादा कंट्रीज हैं जो भाग लेंगे। 4500 के तकरीबन एथलीट्स थे जिन लोगों ने इस बार भाग लिया था, और ओवरऑल में चाइना का फर्स्ट स्थान रहा है और इंडिया का 24वां स्थान रहा है। दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो आइए एप्पल को लेके, कि जो एप्पल के आईफोन 13 आने वाले हैं वो सैटेलाइट फोन्स के रूप में काम करेंगे, कि जो लोअर अर्थ सैटेलाइट्स होती हैं उनसे एप्पल आईफोन्स, मतलब तुम कितने भी रिमोट एरिया में चले जाओगे उनको टावर्स मिलते रहेंगे, और तुम जो इमरजेंसी कॉल्स हुआ करेंगी कम से कम उनको ड्राइव तो कर ही पाओगे वहां पे। और बाय द वे रघु ये समझ आ रहा है कि किस लिए है? हम लोगों ने देखा है कि एलन मस्क का स्टारलिंक प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, और स्टारलिंक प्रोग्राम भी जो सैटेलाइट फोन्स हैं जो सैटेलाइट टावर्स हैं उन पे ही आधारित होगा। तो इसलिए आईफोन्स में भी सैटेलाइट्स के जो टावर्स हैं इन सबको देना अभी से शुरू किया जा रहा है, और आने वाले समय में जहां तक मेरा मानना है हम देखेंगे सैटेलाइट फोन्स और ज्यादा बढ़ने ही वाले हैं। बाय द वे ऐसा नहीं है कि ये पहला सैटेलाइट फोन बनेगा, यूएसए में 2-3 कंपनी और भी ऐसी हैं जो सैटेलाइट फोन्स पहले से देती है। तो दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज आई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर, कि इन लोगों ने एक पैनल बनाया है जो कि ये काम करेगा कि हम लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को डालना है और इलेक्ट्रॉनिक्स को और कैसे बढ़ाना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आने वाले 5 सालों के लिए। इसके लिए एक ब्यौरा तैयार करेगा, एक स्ट्रेटेजी तैयार करेगा, और इस पैनल के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाया गया है अजय प्रकाश जी को। तो ये पैनल जो कमेटी बनाई गई है वो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि ये अजय प्रकाश कमेटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा बनाई गई है। जैसा एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं टेक्सास की, कि टेक्सास में जो एंटी अबॉर्शन लॉ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बाय द वे हम बताना टेक्सास की जो लेजिस्लेचर है, क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पे केंद्र की अलग और राज्य के अलग, सबके अलग अलग लॉस होते हैं। तो टेक्सास में प्रॉपरली टेक्सास में एंटी अबॉर्शन लॉ आया था जिसके द्वारा ये कहा गया था कि किसी भी बच्चे जिसकी हार्ट रेट आ चुकी हो या जिसके कार्डियक एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हो, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके बच्चे की, तो ऐसे बच्चे का अबॉर्शन नहीं किया जाएगा। और हम लोगों ने देखा है कि हार्ट बीट की बात करें या कार्डियक एक्टिविटीज की बात करें ये 6 हफ्ते में शुरू हो जाती हैं, और जबकि जो मीन टाइम इंटरनेशनली जो माना जाता है वो माना जाता है कि 12 हफ्ते तक अबॉर्शन करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंटी अबॉर्शन जो लॉ है टेक्सास का उसको लेकर लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किए, और एट दी एंड जो टेक्सास की सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको खारिज कर दिया है कि नहीं, ये लॉ नहीं चलने दिया जाएगा, और 12 हफ्ते मिनिमम टाइम तो रखना ही पड़ेगा कोई भी लॉ बनाओ। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो लॉ है अबॉर्शन को लेके वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, और इसके तहत इंडिया में तकरीबन 24 हफ्तों का टाइम दिया जाता है। और हम लोगों ने देखा था अभी इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था जिसमें 16 हफ्ते से बढ़ा के 24 हफ्ते कर दिए गए थे पिछले साल। और फिर उसके बाद में ये एक बहुत अजीब चीज डाल दी गई थी कि जो आयुष डॉक्टर होते हैं ना, आयुर्वेदा यूनानी इनके डॉक्टर, ये लोग भी अबॉर्शन कर सकते हैं, इसमें ये लिख दिया गया था। और इसको लेके इंडिया में भी काफी प्रोटेस्ट हुए थे कि आयुष डॉक्टर कैसे कर सकते हैं, ये वो फलान ढकाने, जो भी हो। तो इंडिया में जो लॉ है उसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट।
अब ओवरऑल दुनिया की बात की जाए तो तकरीबन 22 मिलियन अनसेफ अबॉर्शन है जो हर साल होते हैं दुनिया में। इस साल का डाटा 22 मिलियन है, हर साल ये डाटा कंपेरेटिवली बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ तकरीबन आधी प्रेगनेंसीज इलीगल तरीके से होती हैं। इलीगल का मतलब ये होता है कि देखो जैसे इंडिया में लॉ है, इंडिया में लॉ ये है कि अगर जो माँ है, अगर वो 18 साल से छोटी है तो उसको अपने गार्जियन की परमिशन की जरूरत है, और अगर वो 18 साल से बड़ी है तो उसकी खुद की परमिशन चलेगी। मतलब 18 साल से बड़ी है, चाहे वो अगर प्रेग्नेंट होती है, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो शादीशुदा ना हो, वो अपनी केवल खुद की परमिशन पे अपना अबॉर्शन करवा सकती है। पति की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अबॉर्शन में इंडिया की। तो इसमें देखा गया है कि 50% जो केसेस होते हैं उनमें इलीगल अबॉर्शन होता है। इलीगल कैसा कि या तो 6 हफ्ते से ऊपर चलेगा, या बिना किसी की परमिशन करवा दिया, या लड़की मना कर रही थी उसको अबॉर्शन नहीं करवाना, उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता है। तो दैट्स ऑल, ये डाटा आया था पूरा इंडियन एक्सप्रेस में। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो वो आई है डूरंड को लेके। देखो अभी हम देखते हैं कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान आया है, तो जो डूरंड लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उनमें आपस में और ज्यादा तनातनी हो गई है, क्योंकि अफगानिस्तान कभी भी डूरंड लाइन को अपना मानता ही नहीं है। उनका कहना है कि डूरंड लाइन जो है गलत बनाई गई थी। हुआ क्या था ना, उस टाइम की बात की जाए तो ब्रिटिश गवर्नर था जिसका नाम था हेनरी डूरंड, और अफगानिस्तान में उस समय कोई ऐसे पर्टिकुलर जो उनके रूलर थे वो कोई रूलर थे नहीं। वहां पे पश्तून थे, लड़ाके थे, ये थे वो थे, 15 प्रकार के कबीले बने थे, लेकिन उनका कोई एक, पूरे अफगानिस्तान का कोई एक रूलर नहीं था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अपने तरफ से आमिर आब्दुर को वहां का लीडर बना दिया था, घोषित कर दिया था। ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से आमिर आब्दुर को अफगानिस्तान का लीडर घोषित कर दिया था, और उसके साथ में मिलकर बैठ के डूरंड लाइन बना दी, और कह दिया कि हाँ आज से अफगानिस्तान अलग। क्योंकि अफगानिस्तान से हम देखते हैं लगातार वहां से पश्तून आते रहते थे, कबीले आते रहते थे, और उनसे लड़ाइयां चलती रहती थी। तो ब्रिटिशर्स को ये लड़ाइयां नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो केवल कमाने आए थे और इनसे नुकसान होता था हमें। तो उन लोगों ने आमिर आब्दुर को वहां का लीडर घोषित किया, और उसके साथ में बैठ के एक लाइन बना दी थी डूरंड लाइन की, जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में थी। बाद में पाकिस्तान आ गया, तो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अब क्या ना, अफगानिस्तान वाले उसको अपना लाइन मानते नहीं है। उनका कहना यह है कि नहीं, ऐसे नहीं बटा होना चाहिए था, और ऐसे वो जिसने संधि पे हस्ताक्षर किए थे डूरंड के साथ में, वो हमारा लीडर था ही नहीं, वो उनके ही द्वारा बनाया गया था। तो एट दी एंड इसको लेके अभी पाकिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच में और ज्यादा तनातनी हो गई है। उनका कहना यह है कि हम, अब सोचो तालिबान जो नया नया आया है उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी काफी देश नहीं देते। उनका कहना यह है कि हम इंटरनेशनली इस मुद्दे को उठाएंगे और पाकिस्तान की इस लाइन को सही करवाएंगे हम। अब देखते हैं क्या होता है। और बाय द वे अगर हम थोड़ी बात कर लेना, तो जो हम लोग देखते हैं फ्रंटियर गांधी, जिनको हम लोग कहते हैं ना खान अब्दुल गफ्फार खान, उनका कहना तो ये था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो जो डूरंड लाइन का हिस्सा है, कि एक एक वो तो वो लाइन है जो अफगानिस्तान मानता है, और एक वो लाइन है जो इस समय खिंची हुई है। तो उन दोनों के बीच का जो एरिया है ना, उसको एक नया देश ही बना देना चाहिए। उसका नाम रखना चाहिए पश्तूनिस्तान। तो अब इनकी एक अलग चीज थी, बस हमको पता होना चाहिए कि पश्तूनिस्तान क्या है। तो पश्तूनिस्तान खान अब्दुल गफ्फार खान की एक मंशा थी कि ऐसा एक देश होना चाहिए जो अफगानिस्तान की वर्तमान जो डूरंड लाइन है उसमें, और अफगानिस्तान जहां से अपनी टेरिटरी मानता है वहां तक पूरा बीच में एक अलग देश होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए पश्तूनिस्तान। दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो आइए मुंबई से, कि मुंबई में क्या है ना, अभी जीएमएलआर फ्लाईओवर शुरू किया गया था। बाय द वे मुंबई में जो जीएमएलआर फ्लाईओवर है वो दुनिया का सबसे सबसे महंगा फ्लाईओवर है। तकरीबन 713 करोड़ रुपए में बनाया गया है। 4-5 किलोमीटर का फ्लाईओवर है और 713 करोड़ में बना है। और जब उसको फीता काटा गया था ना, इनोग्रेशन हुआ था, तब बहुत घोषणा की गई थी दुनिया का सबसे महंगा फ्लाईओवर है, इतना अच्छा है, ये है वो है फ्लैंड का ना। बट उसको अभी बंद करना पड़ गया। वजह कि वहां पे जो बाइकर्स हैं वो फिसल जा रहे थे, एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। बाइकर्स के स्लिप्स होने की इतनी ज्यादा घटनाएं आ गई थी कि ओवरऑल में उसको बंद करके मेंटेनेंस पे डालना पड़ा है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आई, हम लोग देखते हैं मेस्टिक असफॉल्ट, मतलब जो वहां का जो डामर होता है उसको ही मेस्टिक असफॉल्ट बोलते हैं। डामर जो सही तरीके से बिछाया जाना था वो बिछाया नहीं है। डामर में थोड़ी जगह होनी चाहिए जिससे पानी आनी बरसे तो डामर उसको सोख ले, अंदर ले ले।
उन लोगों ने मेस्टिक असफॉल्ट को इस तरीके से बिछाया है कि पानी अंदर ही नहीं जाता, वह ऊपर ही बना रहता है सतह पे, और सतह लगातार और चिकनी और चिकनी और चिकनी होती जा रही है। वहां पे गाड़ियां फिसल फिसल जा रही हैं। तो इस चक्कर में अब वो पूरे डामर को कहा जा रहा है कि उसके ऊपर की परत उखेड़ी जाएगी और उस पूरे को दोबारा बिछाया जाएगा। तो दैट्स ऑल, ये न्यूज थी। बस हमें जीएमएलआर जो फ्लाईओवर है वो लगातार न्यूज में है, तो हमें जानना जरूरी हो जाता है कि क्या है। अब एक आया है एडिटोरियल। एडिटोरियल आया पहले तो एक अफगानिस्तान के ऊपर कि रीचिंग द अनडिजायरेबल, ऐसा करके एक एडिटोरियल, कि जिन लोगों को हम मानते थे ना कि जिनको रीच नहीं किया जा सकता, जो अनरीचेबल है, मतलब जिनके पास में जाना नहीं चाहिए, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम लोगों ने वहां पे उनको घोषित करके रखा था, क्या आज हमें एक डेमोक्रेटिक स्टेट के रूप में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिलना चाहिए? क्या हमें अपने जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं या डेमोक्रेटिक जो हमारी वैल्यूज हैं वो उनको छोड़कर केवल अपने इंटरेस्ट पे ध्यान देना चाहिए? देखो, वही ना कि डिप्लोमेसी में हमारे लिए जियो पॉलिटिक्स कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये है यहाँ पे मेन मुद्दा, कि हम अपनी इथिकल वैल्यूज को छोड़ के क्या जियो पॉलिटिक्स पे ध्यान दे सकते हैं? देखो, ओवरऑल में कहा जाए ना, नॉर्मल नॉर्मल सिनेरियोस में, तो जियो पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी हमारे लिए सबसे बड़ी चीज होती है। हमारे इंटरेस्ट सबसे पहले आते हैं किसी भी देश की, और किसी भी अन्य देश से लड़ाइयाँ ये वो चीजें बाद में आती हैं। क्योंकि देखो, आते रहते हैं, एक एक करके बदलते रहते हैं, वहां पे स्टेट्स बदलती रहती हैं। हो सकता है आज जो हमारा डिप्लोमेटिक दुश्मन हो, कल को वो हमारा दोस्त बन जाता है, और चीजें स्थितियां बदलती रहती हैं। बट हमें हमारे देश के इंटरेस्ट देखने चाहिए हर देश में, अगर डिप्लोमेसी में कहा जाए तो। अब देखो, इंडिया ने औपचारिक खुलकर बातचीत तो शुरू कर ही दी है अफगानिस्तान से, हमने देखा जाए कतर के दोहा में हुई, पर इन्हें रिकॉग्निशन हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बात यह है, इंडिया की बात करें या इंटरनेशनली बात करें, सब लोग डिलेमा में है कि अफगानिस्तान को इंटरनेशनली रिकॉग्निशन देना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आधे से ज्यादा इसी में, क्योंकि तालिबान अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं दिखा रहा है, जो कि उसको दिखाना चाहिए। पहली बात, तालिबान ने कहना तो ये है कि हम आतंकवाद को शरण नहीं देंगे, मानव अधिकारों की रक्षा करेंगे, महिलाओं को राइट्स देंगे, बट इनके लिए उसको एक ठोस कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा पहले, अगर उसको रिकॉग्निशन चाहिए इंटरनेशनली। दूसरा, या तो कोई एक नैतिक स्तर पे कोई डिसीजन लेना पड़ेगा और उसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कंट्रीज को कि हाँ हमने बोला, ये देखो हमने प्रूव किया, तब शायद कंट्रीज उसको रिकॉग्निशन दे दे। अब देखो, रिकॉग्निशन की बात करें ना ब्रो, तो ऐसा यहाँ ही नहीं है, हम नेपाल में देखते हैं। नेपाल में हुआ क्या था, नेपाल में मिलिट्री के साथ में लड़ाई हुई थी, उन लोगों ने लड़ाई की थी, फिर वहां पे भी ऐसी ऐसी चीजें हुई थी, लड़ाइयाँ हुई। फिर वहां का जो एग्रेसिव ग्रुप था उसने पूरी कंट्री की आर्मी को हरा दिया था, लड़ाइयाँ हुई, बहुत दिन तक मार काट चली है, बहुत लोग मारे गए। एट द एंड में क्या हुआ, जो लोग, वो लोग केवल आए ही रूलिंग करने के लिए उन लोगों ने हिंसा की थी। उसके बाद एक बार जब वो रूलर बन गए, तो आज नेपाल के साथ में बात के बहुत अच्छे संबंध में हम देखते हैं। तो क्या यही चीज जो नेपाल के साथ में हम लोगों ने की, ये तालिबान के साथ में हो सकती है? हाँ, हो सकती है, अगर वो लोग सच में, जैसे नेपाल पावर में आया और नेपाल ने अपने यहाँ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स और जो जियो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं, उनको फॉलो करवाया, वो चीज अगर करवाता है अफगानिस्तान में तालिबान भी, तो अब देखो, रिकॉग्निशन देना ना देना, ये अपोज हमेशा लोगों के बने रहेंगे। पर डिप्लोमेसी में हम देखते हैं सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमें आपस में जुड़ के चलना, और खास करके उन कंट्रीज से तो बिल्कुल जुड़ के चलना जो कि इंडिया से बॉर्डर शेयर करती है। इंडिया बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ में, पीओके से। और हम ये देखते हैं कि अगर वहां पे अनसर्टेनिटी बनी रहती है, अनसर्टेनिटी पैदा होती है, या इंडिया मान लो उनको रिकॉग्निशन नहीं देता है, तो हम उनके अपोज बन जाएंगे, और अपने ही पड़ोसी देश का अपोज बनना किसी भी देश की सोवरेनिटी के लिए, इवन तो उसकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं है। हमें साथ में मिलके चलना है, डिप्लोमेसी हमें यही सिखाती है। लोकतंत्र, अब प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि हमारे देश में है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकारों में हमने पहले भी देखा है कि आतंकवादियों तक से हमने खुल के और छुप के बात करते रहे हैं। तो क्या
हम अपने नैतिकल इथिकल वैल्यूज को एक तरफ रख के क्या अफगानिस्तान को बात करेंगे? अगर अफगानिस्तान इन नॉर्म्स को फॉलो करवा लेता है अपने यहाँ, कोई एक खुलकर औपचारिक घोषणा कर देता है, और केवल औपचारिक घोषणा भी नहीं, उनको सच में ऑन ग्राउंड रियलिटी पे फॉलो करके दिखाता भी है, तो क्या इंडिया उनको रिकॉग्निशन देगा? ये सब आगे देखने वाली बातें होंगी। लेकिन हाँ, अगर ऐसा वो करता है तालिबान, तो इंडिया को रिकॉग्निशन देने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सब लिखा हुआ है इस आर्टिकल में। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, वो आइए पैरालंपिक को लेकर। देखो, पैरालंपिक के खिलाड़ियों ने हम लोगों का वहां पे बहुत अच्छा करके दिखाया, बट देखो एक ये छोटा छोटा सा एडिटोरियल है, इसमें यही सब दिया हुआ है कि स्पॉन्सरशिप्स की हम बात करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करते हैं, गवर्नमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। पैरा ओलंपिक के लोगों के लिए जिनकी इच्छा शक्ति इतनी है, उन लोगों ने अपनी, जो हम डिसेबल बोलते हैं ना, उन लोगों ने डिसेबल से डिस ही हटा दिया। उन लोगों ने अपनी एबिलिटी इतनी ऊपर ले जाके दिखाई है जो हमारे ओलंपिक में खिलाड़ी ना दिखा सके। अब ये इच्छा शक्ति उनकी बनी रहे, इसके लिए उनको जरूरी है कि उनको सपोर्ट किया जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट, स्पॉन्सरशिप सपोर्ट, फंड सपोर्ट, और सरकार के द्वारा उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, सरकार उनको ट्रेनिंग देने के लिए बाहर भेजे, सरकार उनको पैसे दे, सरकार इंफ्रा पे काम करे और ज्यादा, जिनसे इन लोगों को अलग अलग प्रकार का सपोर्ट मिल सके और ये लोग भी कंपेरेटिवली आगे बढ़ सके। क्योंकि हम देखते हैं ना ब्रो, टेबल टेनिस में पूरे हम देखते हैं साल भर में कितना रुपए खर्च किया गया, केवल 16 लाख रुपए खर्च किए गए टेबल टेनिस में, और उसमें उसने हम लोगों को, जो हमारी टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं भाविना पटेल, उन्होंने हमें सिल्वर ला के दिया है। तो क्या और पैसा खर्च किया जाता तो हमारे टेबल टेनिस के और भी पैरालंपिक के जो खिलाड़ी हैं वो और अच्छा कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। भारत के 2.2% जो लोग हैं वो स्पेशली एबल्ड हैं, ठीक है, और उन लोगों के लिए टोटल इंफ्रा ही नहीं है। आज हम अगर इंडिया में देखते हैं तो, अब टोटल इंफ्रा से मेरा मतलब ये है कि आज पूरे ओवरऑल में तुम इंडिया में जाओ, तुम देखोगे ना तो तुम्हें वहां पे स्टेशन में उनके लिए इंफ्रा मिलेगा कि वे कहीं से आ जा सकें। एयरपोर्ट्स की बात करें तो मात्र 12% ऐसे एयरपोर्ट हैं जिन पे डिसेबल पर्सन के लिए एक अच्छा इंफ्रा बना हुआ है, लिफ्ट वगैरह ये सब चीजें अच्छे से लिफ्ट बनी है। उनके लिए इंफ्रा बनाने की जरूरत है, उनके लिए इंफ्रा हर जगह होना चाहिए, उनको ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम ना आए, उनके लिए स्टेडियम्स, उनके लिए चीजें होनी चाहिए जिससे वो अपने जो काम कर रहे हैं वो काम, मतलब जो खेल खेल रहे हैं उस खेल के लिए उनके हिसाब से एबल्ड इंफ्रा हो, सरकार उनको फंड्स दे, सरकार स्पॉन्सरशिप दिलवाए, फाइनेंशियल सपोर्ट करे। अगर ये होता है, वही है ना कि शरीर की सीमाओं से पार तो वो लोग अभी भी जा चुके हैं। उन लोगों ने इतना अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है, देश की 2.2% पॉपुलेशन 19 मेडल लेके आई है तुम्हारे लिए, और जबकि 98% पॉपुलेशन 7 मेडल लेके आई थी। तो अभी जो प्रदर्शन है वो पर्याप्त है? नहीं, ये पर्याप्त नहीं, इसको और अच्छा किया जा सकता है, बट सरकार को यहाँ पीछे नहीं हटना चाहिए। उनकी स्पेशल नीड्स के हिसाब से इंफ्रा हर जगह बनाना चाहिए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए, और देश में पैरालंपिक खिलाड़ियों को और आगे बढ़ाना चाहिए। दैट्स ऑल। ये था इस पूरे एक नेक्स्ट एडिटोरियल है लॉ मेकिंग को लेकर। ये आज का आखिरी एडिटोरियल है जो अच्छा है कि जुडिशियरी का रोल लॉ मेकिंग में। देखो, हम काफी दिन से हम लोग बात कर रहे हैं ना कि लेजिस्लेचर में बिल्स पास हो जाते हैं, 5 मिनट में पास कर रहे हैं, 20 मिनट में पास कर रहे हैं, 15 मिनट में पास कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी जो मॉनसून सत्र चला इसमें देखा, ये दर बिल पास हुए। ज्यादातर कानून लौट के जुडिशियरी के पास आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, प्रॉपर डिबेट, प्रॉपर डिस्कशन नहीं की जा रही है, और ये डिबेट और डिस्कशन की कमी की वजह से कानूनों में गैप रह जा रहे हैं। गैप रह जा रहे हैं तो उन गैप्स को सही करने के लिए वहां पे जुडिशियरी को बीच में आना पड़ रहा है, क्योंकि वो चीजें जुडिशियरी के पास पहुंच जाती हैं। और सुनो, जरूरी नहीं है कि जुडिशियरी ने हर चीज सही कर दी हो। जुडिशियरी के पास में जिसकी अपील गई, जिस पर्टिकुलर क्षेत्र की अपील गई, वो तो गई, जो नहीं गई उसका क्या? उसके लोगों के लिए अगर गलत कानून बन गया तो उनको सफर करना पड़ेगा जब तक की अपील नहीं की जाती। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जुडिशियरी का प्रीसियस टाइम, जो काम लेजिस्लेचर का है उसके लिए जुडिशियरी का प्रीसियस टाइम बर्बाद क्यों हो रहा है? और ऐसा ही है तो संसद बंद कर दो, सरकार से कह दो कोई भी कानून पास करते रहो, जुडिशियरी उसको फैक्ट चेक करती रहेगी।
अब दूसरी तरफ हम देखते ना कि लेजिस्लेचर अपनी प्रायिकता खोता जा रहा है। अब प्रायिकता कैसा खोता जा रहा है कि ओवरऑल में देख लो, कोशिश करते हैं कि राज्यसभा से बाईपास करवा लें। राज्यसभा से बाईपास कैसा होता है, हम देखते हैं जो मनी बिल होता है उसमें, मनी बिल में ज्यादातर पावर किसके पास में होती है, लोकसभा के पास में। ऐसे बिल जो असलियत में मनी बिल थे भी नहीं, उनको मनी बिल की कैटेगरी में डाल दिया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। और लोकसभा का स्पीकर रूलिंग पार्टी का एक समय नेता रह चुका है। इस वजह से आज हालत ऐसी है कि वो खुद से भी फाइनेंशियल बिल्स घोषित करवा देता है, ऐसे बिल्स को जो नहीं है राज्यसभा पे उनको पास करने की ज्यादा ताकत रहती नहीं है, और उनको अकेले लोकसभा से पास कर दिया जाता है। वहीं जो अंदर बिल पास करने के जो प्रोसीजर होता है आर्टिकल 1010 में और 109 में, उनका आर्टिकल्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उनका वायलेशन हो रहा है एक तरीके से। और फिर न्यायालय को एट द एंड में बीच में आना पड़ता है और उनको सही तरीके से पारित करना पड़ता है। अगर यही काम पार्लियामेंट कमेटी करते हैं, डेलिब्रेशन से, डिस्कशन से, डिबेट से ये काम कर दिया जाए पहले से ही अच्छे तरीके से, तो न्यायपालिका का बहुमूल्य समय क्यों बर्बाद हो इन चीजों में। और जब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे वैसे ही ओवरबर्डन है, हमारे पास में जजेस इतने हैं नहीं, करोड़ों में केस है। लेजिस्लेचर में सुधार की जरूरत है। हमारे सीजेआई ने ये वाली बात कही है कि लेजिस्लेचर जो इस समय है उसको सुधार की जरूरत है। लेजिस्लेचर जैसे अभी काम कर रहा है इंडिया का, इसको ऐसे काम नहीं करना चाहिए, वरना लेजिस्लेचर में डेमोक्रेटिक राइट्स का हनन होने लगता है। अब वही ना, हमारे संविधान के द्वारा सेपरेट किया गया है पावर्स को, जुडिशियरी को और लेजिस्लेचर को। वो सेपरेशन इस वजह से किया गया है कि द पावर ऑफ गवर्नेंस को अच्छा करने के लिए। लेजिस्लेचर में और जुडिशरी में सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए है कि गवर्नेंस को और अच्छा किया जा सके, मजबूत किया जा सके। बट अगर लेजिस्लेचर का काम भी सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा, जो काम पार्लियामेंट्री कमेटीज को करना चाहिए, डिबेट डिस्कशन से होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो तुम्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर पाएगा उतनी अच्छे से? तो और फिर लेजिस्लेचर का मतलब ही क्या बचा जब लेजिस्लेचर अपना काम ही नहीं कर पा रहा अच्छे से। क्योंकि देखो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक बिल का, जिस बिल का इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे डांस परफॉर्मेंस के ऊपर एक बिल आया था कि जो 3 स्टार के ऊपर के होटल हैं उनमें डांस परफॉर्मेंस हो सकती है और उनमें वहां पे जाकर लोग देख सकते हैं, लेकिन 3 स्टार के ऊपर के जितने नीचे के जितने भी होटल हैं उनमें डांस परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। अब सोचो इसमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इस पे अच्छे से डिबेट और डिस्कशन हुआ ही नहीं, इसको पास कर दिया गया। अब सोचना, प्रॉब्लम पहली बात तो जिन लोगों को, तो देखो प्रॉब्लम 1 स्टार का होटल भी हो ना, उसमें भी तुम लोगों ने सिक्योरिटी नॉर्म्स बना के रखे हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि उनमें डांस परफॉर्मेंस तुम नहीं करवा सकते। इवन दो जो आर्टिस्ट हैं, जो बाहर आके लड़के हैं लड़कियां हैं जो आके अपनी कला को प्रदर्शित करना चाहते हैं, डांस परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने बिना सोचे ही अपॉर्चुनिटीज कम कर दी। क्योंकि हम देखते हैं हमारे देश में 1, 2, 3 स्टार होटल्स कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है इन कंपेयर टू 4, 5, 6, 7 स्टार होटल। तो तुमने उनके लिए अपॉर्चुनिटीज, आधे से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तुरंत काट दी और इस पे ध्यान तक नहीं दिया। और ये बिल भी बाय द वे सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के तहत पहुंच चुका है। अब प्रॉब्लम ये है ना, मतलब ओवरऑल इसको समझाने का मेरे हिसाब से ऑथर का यही मतलब था इस एडिटोरियल में, कि सरकार कैसे गलत तरीकों से बिल पास कर रही है, और ये होना नहीं चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। लेजिस्लेचर की प्रायिकता खत्म नहीं होनी चाहिए, वरना इंडिया की डेमोक्रेसी पे खतरा आ सकता है। तो दैट्स ऑल, इस पूरे एडिटोरियल में यही था। और आज की बात करें अगर 6 सितंबर की, तो जितना भी करंट से हमारे जानने के लिए जरूरी था वो कवर हो गया।